क्लास में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो आइए इसको समझते हैं। Modern agriculture is carried out in a scientific and systematic way. It recognizes that for healthy growth and good output, crops require oxygen, sunlight, water, nutrients from the soil, protection from weeds and pests, and proper storage after harvesting. It also recognizes that the needs of the crops, such as soil type, nutrients, water, etc., are different for different crops. Sunlight and air are abundantly available in the open crop fields. For other requirements, however, the farmer has to make special efforts. The activities or tasks adopted by farmers for producing a crop are called agricultural practices. The following are the basic agricultural practices followed by the farmers. आइए इसको समझते इस पैराग्राफ को, कुछ इसके इम्पोर्टेंट मीनिंग्स को। तो a modern agriculture is carried out in a scientific and systematic way. देखिए वर्ड है साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे। एक तरह से वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीका। साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, सिस्टमैटिक मीन्स सुव्यवस्थित। तो कह रहे आधुनिक कृषि वैज्ञानिक एवं स्वव्यवस्थित ढंग से की जाती है। It recognizes that for healthy growth and good output, crop requires oxygen, sunlight, water, nutrients from the soil, protection from weeds and pests, and proper storage after harvesting. Recognize मीन्स होता है एक तरह से इसको स्वीकार करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इट रिकग्नाइज, देखेंगे इसको, इट रिकग्नाइज दैट फॉर हेल्थ, यानी ये इस बात को स्वीकारता है या इसके अंतर्गत फसल के भली प्रकार बढ़ने एवं अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए फसल को ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी से पोषक तत्व, खरपतवार एवं कीटों से सुरक्षा तथा समुचित कटाई के पश्चात भंडारण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग आप जानते हो, पढ़ चुके हो, जिसके अंतर्गत फसल की कटाई, स्टोरेज, भंडारण, यहाँ पर आया एक मीनिंग, ये भंडारण। इट ऑल्सो रिकग्नाइज दैट द नीड्स ऑफ द क्रॉप सच एज सॉइल type, nutrients, water, etc. are different for different crops. यानी ये इस बात को भी निश्चित करता है या इस बात को मानता है। आधुनिक जो कृषि है, जो वैज्ञानिक और एक सिस्टमेटिक वे है, उसके अंतर्गत ये भी आता है कि
ये इसके अंतर्गत जो अलग अलग फसलें हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग उसके जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंतर्गत होते हैं पौधों के लिए या फसल के लिए, है ना। तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी, उसके पोषक तत्व, पानी की आवश्यकता, है ना, होती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए। तो आप जानते भी हो, जैसे आपने देखा होगा कि कई प्रकार के सॉइल्स होते हैं, है ना, क्ले सॉइल, है ना, सैंडी सॉइल लाइक दैट, एलुवियल सॉइल। तो वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग सॉइल की आवश्यकता होती है, वो इस बात को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। Sunlight and air are abundantly available in the open crop fields. Abundantly आप जानते हो, पर्याप्त मात्रा में, ऐसा मीनिंग है abundantly, है ना। सूर्य का प्रकाश और वायु जो खुले खेत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। For other requirements, however, the farmer has to make special effort. और भी बहुत सारी जो ज़रूरतें होती हैं फसल के लिए, उसके लिए किसान को जो विशेष प्रकार के प्रयास करने होते हैं। The activities or tasks adopted by farmers for producing a crop are called agricultural practices. ठीक है, तो द एक्टिविटीज़ और टास्क आप जानते हैं, उसके अंदर जो बहुत सारी क्रियाएं और जो कार्य किए जाते हैं, जो किसानों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं या उनका पालन किया जाता है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ क्रॉप, है ना, फसल को उत्पन्न करने के लिए, आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य या बहुत सारी क्रियाओं से किसान को गुजरना पड़ता है। उन क्रियाओं को या उन कार्यों को, और या जो दैट इज लिस्ट ऑफ और डिफरेंट टास्क टू परफॉर्म टू ग्रो अ क्रॉप इज नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसको कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, द फॉलोइंग आर बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द फार्मर्स। तो नीचे कि कुछ कृषि पद्धतियाँ या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं। इसको देखिए, पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी फसल की शुरुआत से लेकर के अंत तक बहुत सारे जो टास्क या एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, उसकी एक लिस्ट है। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मृदा की तैयारी, सीड सिलेक्शन, यानी बीजों का चुनाव, एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद एवं उर्वरकों को मिलाना। सॉरी, इससे पहले थर्ड है सोइंग ऑफ सीड्स, यानी बीजों की बुआई, एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद एवं उर्वरक मिलाना। नेक्स्ट है इरिगेशन, यानी सिंचाई, वीडिंग मीन्स खरपतवार हटाना, है ना, या खरपतवार दूर करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिसीजेस, यानी कीटों तथा बीमारियों से बचाव। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, यानी कटाई, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, यानी इसको गहाई एवं फटकना, इसको थ्रेशिंग एवं अनाज को भूसे से अलग करना, दैट इज कॉल्ड विनोइंग, इसको कहते हैं फटकना। एंड नेक्स्ट इज स्टोरेज, दैट इज भंडारण, यानी जो अनाज हमारा तैयार हो जाता है उसको हम इकट्ठा करके उसको गोडाउन में या उसको घरों में भी कई बार उसको एकत्रित किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द स्टोरेज। लेट अस स्टडी एबव टॉपिक्स इन डिटेल्स। तो इसको देखिए वन बाय वन वी विल जस्ट अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम
टेस्ट। यस, देखिए द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसमें कि द फर्स्ट स्टेप बिफोर growing any crop is the preparation of the soil. Preparation of soil includes the process of loosening and turning the soil. It is important to turn the soil and loosen it so that the roots of the plants penetrate deep into the soil. The loosened soil also helps in the growth of the crop. Friendly organisms such as earthworms and microorganisms in it. Turning and loosening of the soil are important because it brings the nutrient rich soil from the bottom to the top, thus providing more minerals and other nutrients to the plants for their growth and development. The process of turning and loosening the soil before sowing seeds is called plowing or tilling. In earlier times, plows were used to prepare the soil. Now, plowing is done faster and efficiently through a cultivator attached to a tractor. After plowing, the field is leveled and big pieces of crumbs are broken down before irrigation. Most of the times, farmers use manures while plowing so that they mix well with the soil. A wooden plank is or iron leveler is used to level the field. किसको समझते हैं? The first step before growing any crop is the preparation of soil. यानी सबसे पहला जो स्टेप है, पहला जो कदम है, पहला जो चरण है, वो फसल को उगाने के लिए वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी की तैयारी, या इसको आप खेत की तैयारी भी कह सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग टर्निंग द सॉइल। इसके अंतर्गत मिट्टी को उलटना है ना, और ढीला करना है ना, या इसको हम कह देते हैं कई बार मिट्टी को पोला करना है ना, आता है इसको ढीला करना। इट इज इम्पोर्टेंट टू टर्न द सॉइल and loosen it so that the roots of the plant penetrate। तो देखिए यहाँ पर वर्ड आया है loosening and turning, देख लीजिए loosening and turning, loosening and turning, तो इसको ढीला करना मिट्टी को और उसको जस्ट पोरस बनाना इसको, ठीक है। Thus it is important to turn the soil and loosen it so that the roots of the plants penetrate। penetrate मीन्स होता है इसमें भेदना या धंसना, है ना, जिसके कारण जो पौधे की जड़ें हैं वो आसानी से उसमें अंदर जा सकें, उसमें जड़ जमा सकें या अंदर की तरफ उन्हें कठिनाई ना हो। डीप इनटू द सॉइल, यानी मिट्टी में वो जड़ें हैं वो आसानी से वो नीचे जा सकें या उसको भेद सकें पेड़ अपनी जड़ों को आगे। द loosened soil also help in the growth of the crop.
friendly organism such as earthworm and microorganism। ठीक है ना। इसमें देखिए जो ढीली मिट्टी होती है या जो पोली मिट्टी होती है वो पौधे जो फसल है उसके अच्छे ग्रोथ के लिए भी अ, मददगार होती है। ग्रोथ ऑफ क्रॉप फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो फसल फ्रेंडली यानी क्रॉप फ्रेंडली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो है ना, जो जीवाणु होते हैं जो फसल के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे अर्थवर्म, जैसे आपने कहा केंचुआ, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और भी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि फसल के लिए हितकारी होते हैं, वो भी उसमें इजीली रह सकते हैं और लूजन सॉइल में। ठीक है। आगे टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। है ना। इसी तरह से मिट्टी जब जोती जाती है या उसको ढीला किया जाता है या उसको पलटा जाता है, उलट पलट जब की जाती है, टर्निंग एंड लूजनिंग, उलट पलट करना और उसको ढीला करना। ठीक है ना। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। यानी जो ऊपर की मिट्टी होती है उसमें से जो बॉटम की जो मिट्टी है वो टॉप पर आ जाती है, उसमें काफ़ी मात्रा में और फसल के लिए लाभकारी पोषक तत्व ऊपर टॉप पर आ जाते हैं और वो फसल के लिए मददगार होते हैं, thus प्रोवाइडिंग मोर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि फसल को अधिक मिनरल यानी खनिज और जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए वो इजीली मिल जाते हैं। इसलिए भी जो टर्निंग और लूजनिंग है या मिट्टी को जो ढीला करना है ना, उसको उलट पलट करना, इस दृष्टि से भी फसल के लिए लाभदायक साबित होता है टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी पौधे के अच्छे बढ़ने के लिए और उसके विकास के लिए। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग इन लूजनिंग द सॉइल बिफोर सोइंग सीड इज कॉल्ड प्लोइंग। ठीक है ना। तो ऐसे देखिए द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग, है ना, जो एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है तथा ढीला किया जाता है बीज को बोने से पहले। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है ना, इट इज़ कॉल्ड प्लोइंग, यानी जुताई कहलाती है। प्लोइंग और टिलिंग, ठीक है ना, जुताई, प्लोइंग और टिलिंग, इसको हम कहते हैं जुताई। इन अर्लियर टाइम्स प्लोस वर यूज टू प्रिपेयर द सॉइल। जैसे देखिए प्लोस एक्चुअली में क्या है, प्लो एक तरह से नाउन भी यूज होता है और वर्ब की तरह। तो यहाँ प्लो मीन्स हल के लिए आया है। इन अर्लियर टाइम्स यानी पहले के समय में, पुराने समय में हलों का प्रयोग किया जाता था मिट्टी को तैयार करने में। नाउ प्लोइंग इज डन फास्टर एंड एफिशिएंटली थ्रू अ कल्टीवेटर अटैच्ड टू ए ट्रैक्टर। लेकिन अब जुताई का कार्य बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी गुणवत्ता या दक्षता के साथ ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर को लगा करके किया जाता है। यानी वो कहना चाहते हैं आजकल जो जुताई का कार्य है वो ट्रैक्टर में कल्टीवेटर को अटैच करके किया जाता है। ठीक है। आफ्टर प्लोइंग द फील्ड इज लेवल्ड एंड बिग पीसेस ऑफ क्रम्स, देखिए यहाँ पे वर्ड है क्रम्स। क्रम्स मीन्स खेत में जो ढेले हो जाते हैं बड़े बड़े क्रम्स,
आर ब्रोकन। आफ्टर प्लोइंग यानी खेत जोतने के बाद जो फील्ड को लेवल किया जाता है, उसको समतल किया जाता है और उसमें से बड़े ढेलों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है बिफोर इरिगेशन, यानी पानी लगाने से पहले या सिंचाई से पहले। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फार्मर यूज मैन्योर्स व्हाइल प्लोइंग सो दैट दे मिक्स वेल विद द सॉइल। अधिकांश समयों में किसान द्वारा जो मैन्योर्स से, यानी जो खाद है, कार्बनिक जो खाद या जो प्राकृतिक खाद इसको हम कहते हैं, गोबर की खाद या कूड़े करकट से बनने वाली खाद है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, यानी जोतने के समय ही मिला दिया जाता है। ठीक है ना। ए वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर इज यूज टू लेवल द फील्ड। एक लकड़ी का तख्ता या लोहे का जो पाटा खेत को समतल करने के लिए किया जाता है। देखा होगा गांवों में इसको लकड़ी का या लोहे का जो पाटा, इसको हम खेत को जुते हुए खेत को लेवल करने में यूज करते हैं। दैट्स कॉल्ड द प्लैंक, वुडन प्लैंक या आयरन लेवलर। ओके। नेक्स्ट इसमें दूसरा जो स्टेप है वह सीड सिलेक्शन। ठीक है ना। तो इसमें बीजों का चुनाव, बीज का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ सीड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर, यानी इसका भी एक मुख्य जो स्टेप रहता है सीड का सिलेक्शन। सीड्स शुड बी मैच्योर्ड एंड हेल्थी। मैच्योर्ड मीन्स हिस्ट पुष्ट, पका हुआ, एंड हेल्दी जानती है स्वस्थ, यानी बीज जो बोए जाने वाले हैं खेत में, जो फसल लगाने के लिए बीज बोए जाने, वो मैच्योर्ड एंड हेल्दी होने चाहिए, ठीक से पके हुए, स्वस्थ होने चाहिए। फ्री फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिसीजेस। पेस्ट मीन्स जानते ही आप, इसमें कीड़े ना लगे हों और इसमें कोई बीमारी भी ना हो, है ना। फ्री फ्रॉम पेस्ट्स and disease, okay, and must belong to a specific variety of the crop which is to be grown। और वो उसी फसल के बीज होने चाहिए जिस विशेष फसल को बोया जाना है, यानी मिक्स नहीं हो जाने चाहिए उसमें कुछ अन्य बीज, नहीं तो वो फसल को ठीक से ग्रोथ होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मेन क्रॉप को। For this purpose only certified seeds should be sown। इसी कारण से जो सर्टिफाइड सीड्स, इसको कहते हैं प्रमाणित बीज। आपने देखा भी होगा जब भी हम किसान बुवाई के लिए बीज लेने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वो सर्टिफाइड सीड्स होनी चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें कि वो बीज हर एंगल से ठीक होगा, स्वस्थ होगा, पेस्ट फ्री होगा, डिसीज फ्री होगा। ओके, ये है हमारा। इसी में देखिए एक्टिविटीज़ को आप देख लेंगे, इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स को अलग कर सकते हैं, उनकी जांच कैसे कर सकते हैं। तो वो इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, बीकर में डाल करके जो हेल्दी और सीड्स होंगे वो नीचे ज़मीन उस पर उसके तली में बैठ जाएंगे, बाकी जो कटे फटे या जो इसमें पेस्ट से जिन्होंने खोखला कर दिया गया हुआ वो ऊपर तैरेंगी। इस तरह से इसमें ये दिखाया गया है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे इस एक्टिविटीज़ को। ये इसको खुद आप पढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों में दिखाया गया है। The next is थर्ड स्टेप है सोइंग ऑफ सीड्स, यानी बीज की बुआई। तो देखिए इसमें ब्रॉडकास्टिंग पहला, यानी दो
और इसमें तरीके हैं। पहला है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। ब्रॉडकास्टिंग इस जानते हो आप, प्रसारण होता है ना। ब्रॉडकास्ट प्रसारण, प्रसारित करना या फैलाना, फैलाने से है। सीड्स आर सोन इन द सॉइल बाई हैंड और यूजिंग ए सीड ड्रिल, यानी जो बीजों की बुआई जो खेत में या मिट्टी में जो बीज की बुआई वो हाथ से या सीड ड्रिल का प्रयोग से होती है। यानी दो तरीके से कर सकते हैं, हाथ से भी हम कर देते हैं और सीड ड्रिल द्वारा भी बीज की बुआई की जाती है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। ये जो प्रणाली है या जो पद्धति है बीज को बोने की, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। A seed drill is a long metal tube with finger and a funnel at the top। तो देखिए बताया है कि सीड ड्रिल होता क्या है। तो सीड ड्रिल के अंतर्गत एक मेटल का एक ट्यूब होती है ये, जिसमें नीचे एक तरफ एक एंड पर फिंगर्स और है ना, और एक फनल होता है टॉप पर, ठीक है ना। फनल कीप जिसको कहते हैं, फनल होता है, फनल एट द टॉप, इसके ऊपरी सिरे पर फनल होता है। द सीड्स आर फेड फ्रॉम द फनल, यानी बीजों को इस जो फनल है, जो कीप है, वहाँ से डाला जाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ होल्स इन दिस फनल, और इस फनल में क्या है, कई के जो छिद्र होते हैं। द ड्रिल इज अटैच टू ए प्लो, जो ड्रिल होती है वो हल के साथ अटैच रहता है। एंड एज द प्लो मेक्स फरोज, फरोज की आपने देखा हो जब हल चलता है खेत में तो वो एक लाइन है ना, एक लाइन चीरता हुआ जाता है, जिसको कहते हैं कूंड। इन हिंदी द फरो इज नोन एज अ कूंड, इसको कहते हैं। इन द सॉइल द सीड्स आर सोन बाई द ड्रिल, इस तरह से जो बीज है वो ड्रिल के द्वारा बोए जाते हैं, ठीक है। इसी में दूसरी जो विधि है ट्रांसप्लांटेशन, है ना, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या था, ट्रांसप्लांटेशन मीन्स होता है एक तरह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को रोपना, ठीक है ना। इसको आप कहते हैं प्रतिरोपण। Seeds of some crop like rice, tomato, brinjal, cabbage, etc. are first sown in the nursery। तो कुछ प्रकार की जो फसलें हैं उनके बीज सबसे पहले नर्सरी में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि राइस है ना, टोमेटो है ना, टमाटर का आपने देखा होगा सीधे सीधे बीज नहीं, बल्कि नर्सरी में पहले छोटे छोटे प्लांट तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से ब्रिंजल, कैबेज है ना, गोभी आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरी, पहले नर्सरी में बोए जाते हैं। एंड अलाउड टू ग्रो इनटू टाइनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स। टाइनी छोटे, टाइनी प्लांट्स मीन्स छोटे पौधे, सीडलिंग इसको कहते हैं पौध, है ना। वही कह रहे हैं सोन इन द नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू टाइनी प्लांट्स कॉल्ड नर्सरी, और इस तरह से वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, जिनको हम पौध कहते हैं। छोटे छोटे पौधे जब वहाँ तैयार हो जाते हैं इन्हें पौध कहा जाता है, सीडलिंग्स। द हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड सीडलिंग्स आर देन पिक्ड आउट, और इस तरह से स्वस्थ जो पौध होती है ना, जो ठीक से ग्रोथ कर रही होती है, उन पौधों को वहाँ से उखाड़ करके then picked out and transferred to the main field, जो मुख्य खेत होता है वहाँ पर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है या वहाँ पर इनको लगाया जाता है। ट्रांसफर एंड रीप्लांटेशन ऑफ द सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी इनटू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। देखिए यहाँ पर वर्ड है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो नर्सरी से छोटे छोटे पौधों को ला करके और मुख्य खेत में लगाना
उन पौधों को क्या कहलाता है, प्रत्यारोपण। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन। ओके, since only the healthier seedling are selected to grow further, the crop yield increase, because इसके अंतर्गत हम वहाँ उनको पहचान करके जो स्वस्थ जो प्लांट्स होते हैं उनको ही लाते हैं, और इस तरह से इस व्यवस्था के अंतर्गत जो स्वस्थ पौध ला करके उनको यानी वहाँ से चुन करके हम मेन खेत में लगा देते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। ग्रो फर्दर द क्रॉप यील्ड इंक्रीजेस। ठीक है, वाइल सोइंग ऑफ सीड द फॉलोइंग पॉइंट्स नीडेड टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, क्या है देखिए इसमें, व्हेन वी सो द सीड्स इन द field, what points should be have in mind? So here are some points which should be kept in mind. So the key for A is seed and seedling must not be placed too close to one another, otherwise they will not receive sufficient sunlight, water and nutrients. तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि जो बीज के हमने दो तरीके देखे, एक तो वो था जहाँ बीज को सीधे सीधे बोया जाता है, दूसरा ये होता है घर में पौधे तैयार करके उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोनों ही स्थितियों के लिए जो पौधे हैं या बीज है उसकी काफ़ी नज़दीक नहीं होने चाहिए, यानी पौधे काफ़ी नज़दीक नहीं लगाए जाने चाहिए। मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन अनदर, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव, बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं तो उन्हें जो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएंगे, और इस तरह से हमारा जो प्लांट होगा वो वीक हो जाएगा और हमारा यील्ड कम होगा। सेकंड पॉइंट दैट शुड बी kept in mind is seeds and seedlings should not be placed too far apart because it would be a waste of field space resulting into less yield। जहाँ एक तरफ हमें पौधों को या फसल को बहुत पास पास नहीं लगाना चाहिए, दूसरा ये भी ध्यान देना चाहिए कि यानी पौधों या बीजों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, वो जो खेत की जो जगह की बर्बादी होगी और उस स्थिति में भी हमें पैदावार कम मिलेगी। ठीक है, वेस्ट ऑफ फील्ड स्पेस रिजल्टिंग इनटू लेस यील्ड। ठीक है, तो पौधे ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। थर्ड इज द सीड्स शुड बी सोन एट ए प्रॉपर डेप्थ इन द ग्राउंड, यानी जो बीज हैं वो उचित गहराई में ही बोए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सीड्स शुड बी मैच्योर्ड एंड हेल्दी फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, यानी बीज बोने से पहले ये हमें देख लेना चाहिए कि वो बीज हैं वो मैच्योर्ड हों, स्वस्थ हों, पके हुए बीजों दाने जो हों वो पके हुए और फसल से प्राप्त किए गए हों, है ना, इस पुष्ट हों, स्वस्थ हों, फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, यानी वो जो कीड़े लगे होने से और बीमारियों से वाले नहीं होने चाहिए। द फोर्थ स्टेप इज टू एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी हमारा जो चौथा बिंदु था तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो है खाद एवं उर्वरक मिलाना। The topsoil has a dark layer made of humus. The layer is rich in nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium, which is essential and beneficial for plants' growth. Being porous, this layer also holds water and acts as a useful storage to serve the dry months. Every crop uses up substantial amount of nutrients present in the soil. The soil can be replenished with nutrients by adding manures
एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, देखिए इसमें भी द टॉप सॉइल हैज़ ए डार्क लेयर मेड ऑफ ह्यूमस। जो खेत के अंदर जो टॉप सॉइल होती है, यानी जहाँ फसल उगाने के लिए जिस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, दैट्स कॉल्ड टॉप सॉइल। वो एक तरह से उसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस है ना, ह्यूमस जस्ट काइंड ऑफ अ सॉइल विद लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, ह्यूमस कहलाता है, जिसमें सड़े गले जो कार्बनिक नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है उसकी मात्रा काफ़ी मिक्सअप होती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, दैट्स कॉल्ड द ह्यूमस। तो वो क्या, द टॉप सॉइल हैज़ ए डार्क लेयर मेड ऑफ ह्यूमस। यानी टॉप सॉइल जो होती है वो एक तरह से गहरा यानी रंग लिए हुए लेयर, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। द लेयर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, है ना, इसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन भी रहता है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, विच इज एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ, जो आवश्यक हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे के बढ़ने के लिए, है ना, पौधे की विकास के लिए। बीइंग पोरस, पोरस जानते हैं, पोरस इज अ जस्ट यू कैन से छिद्र युक्त, दैट कैन कंटेन एयर, रंध्र जिसको कहते हैं। तो कह रहे हैं बीइंग पोरस दिस लेयर also holds water and act as a useful storage to serve the dry months। यानी क्योंकि ये ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस अवेलेबल होता है वो पोरस होती है, यानी वो ढीली या छिद्र युक्त होती है ना, जो कि पानी को बनाए रख सकती है। This layer also holds water and act as a useful storage to serve the dry months। और जब पानी की कमी होती है या ड्राई मंथ्स में इस पानी को वो यूज़ कर लेती है। उसका कारण ये होता है कि वो पोरस होने के कारण वो स्टोर यानी उसको बनाए रखती है पानी को। एवरी क्रॉप यूजेस अप सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंशियल मीन्स पर्याप्त, काफ़ी मात्रा। Every crop uses up substantial amount of nutrients present in the soil। यानी प्रत्येक फसल होती है वो काफ़ी मात्रा में जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं, है ना, उनको वो प्रयोग करती है वो फसल। The soil can be replenished with nutrients by adding manures and fertilizer। इस तरह से किसी फसल, जब कोई फसल पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेती है तो वहाँ पर वो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो वो आगे इस बात को इस तरह से कह रहे हैं, एवरी क्रॉप यूजेस अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड विद न्यूट्रिएंट्स बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और इसकी पुनः पूर्ति के लिए, यानी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है उस मृदा में, उसकी पुनः पूर्ति के लिए, है ना, उसमें खाद और उर्वरक मिलाया जाता है। आगे, मैन्योर इज मेड ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट एंड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर क्या होते हैं? खाद, खाद एक प्रकार से क्या है? एनिमल वेस्ट लाइक डंग, डंग जानते हैं, गोबर, यूरिन, है ना, मलमूत्र, एंड जो प्लांट्स के जो अपशिष्ट होते हैं यानी विकार के जो पौधों का जो है ना, जो सड़े गले जो अंश होते हैं उनके द्वारा ये तैयार होते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम अवेलेबल रहते हैं। ठीक है,
farmers add manures as such or convert it into compost, ठीक है ना। तो फार्मर farmer add manure as such or convert it into कंपोस्ट, यानी फार्मर जो ये है खाद का इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसको देखिए कंपोस्ट में कैसे तैयार करते हैं, इसमें ये भी थोड़ा सा है अगला टॉपिक। देखिए मेकिंग कंपोस्ट, इसको भी देखिए किस तरह से हम कंपोस्ट ना तैयार करते हैं। टू मेक कंपोस्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट आर इवनली स्प्रेड इन a pit dug in the ground. The pit is then covered with mud and leaves to protect from air and light. Microbes ferment and decompose these wastes and convert them into simple materials which serve as excellent nutrients for the plants. तो देखिए कंपोस्ट खाद तरह से जो वेस्ट मटेरियल है उससे किस तरह से बनाया जाता है। गांवों में किसान इसको तैयार करते भी हैं, तो इसमें वही बताया गया है। कंपोस्ट को बनाने के लिए जो एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, उनको एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें उनको डाल करके उसको कवर कर दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। तो उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं, है ना। जहाँ वायु और लाइट की अनुपस्थिति में कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज, जो बिना ऑक्सीजन में वहाँ पर वो रह सकते हैं, डेवलप हो जाते हैं और उसको जो मटेरियल है, जो वेस्ट है, उसको वो डिकम्पोज करके डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। और इस तरह से उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं या कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसमें सफिशेंट क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। इस तरह से ये कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया इसमें बताई गई है, ठीक है। चलिए